Hello students, in this lecture we will be solving CSAT 2021 paper. So let us start. So about myself, my name is Shashwat Chopra and I was able to secure 150 marks in CSAT 2020 और हमने जो है एक CSAT का फुल कोर्स भी लॉन्च किया है. इसे आप thelearningkey.co.in पे फाइंड आउट कर सकते हो, जो हमारी वेबसाइट है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसमें हमने सब कुछ कवर किया, इंग्लिश, मैथ्स, कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग. So let us start. So the question reads, X said to Y, at the time of your birth I was twice as old as you are at present. Okay. सो प्रेजेंट एज हम y की जो है y मान लेते हैं, ये y की प्रेजेंट एज है. ऑलराइट. सो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ यानी कि y, अगर y जो है वो y ईयर्स का है तो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ यानी कितने ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा, हमें y ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा. एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ यानी हम y ईयर्स बैक जा रहे हैं, y ईयर्स बैक अगर हम जाएंगे. ओके. सो आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट. ओके. सो अगर हम x की जो एज है उसमें से हम y माइनस कर लेते हैं तो वो ट्वाइस एज ओल्ड होगा जितना अभी y है उससे. x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, ये हमें दिया हुआ है. इफ द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 42, सो x की जो प्रेजेंट एज है ये 42 दी हुई है. ये क्लियर है. अगर मैं अभी 10 ईयर्स का हूँ, सो एट द टाइम ऑफ माई बर्थ यानी कब की बात हो रही है, 10 ईयर्स बैक की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है. ऑलराइट. सो एट द टाइम ऑफ माई बर्थ, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है. सो x में से हम जो है y माइनस करेंगे. ऑलराइट. तो बिफोर वाई ईयर्स x माइनस वाई इज 2y. सो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y, बट हमें दिया हुआ है x कितना है, 42 है. सो दिस इज इक्वल टू 3y. ऑलराइट. सो y इज इक्वल टू हाउ मच, 14. ये आ जाता है हमारे पास में, y जो है वो 14 आ जाता है. ऑलराइट. सो अब यहाँ पे देखते हैं 8 ईयर्स अगो. सो x जो है वो 42 है और y जो है वो 14 है. मैं लिख लेता हूँ. अब मैं यहाँ देखता हूँ 8 ईयर्स अगो द एज ऑफ x वॉज 5 टाइम्स दैट ऑफ y. सो 8 ईयर्स अगो x कितने का हो जाएगा, 8 ईयर्स अगो x वुड बी ऑफ 34 ईयर्स. ओके. 8 ईयर्स अगो. और 8 ईयर्स अगो y कितने का होगा, 8 ईयर्स अगो y वुड हैव बीन ऑफ 6 ईयर्स. तो 8 ईयर्स अगो द एज ऑफ x वॉज 5 टाइम्स दैट ऑफ y. तो क्या 34 जो है वो 6 इंटू 5 है क्या, नहीं है ये. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ x वुड बी ट्वाइस दैट ऑफ. सो अगर मैं इसमें 14 ऐड कर देता हूँ दोनों में, इसमें भी प्लस 14 इसमें भी प्लस 14, आफ्टर 14 ईयर्स तो ये 28 हो जाएगा. ऑलराइट. और ये कितना हो जाएगा, 56. तो x वुड बी 2 टाइम्स दैट ऑफ एज ऑफ y. सो अगर हम एज ऑफ y को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाता है, 56. तो 56 इज 56. तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर बी ओनली, बी हो जाएगा 2 ओनली. ऑलराइट. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस बाय 20% and then the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price. ओके. सो ये मैंने क्लास में कराया है, बहुत ईजी है. हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ आर्टिकल को 1 रुपी मान लेते हैं, ₹1 इनिशियल प्राइस था. तो अगर हम इसे पहले 20% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो 1 को हम 20% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2. ओके. फिर हम क्या इसे 25% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 इंटू 1 प्लस 0.25, ये हो जाएगा हमारे पास. तो फाइनल वैल्यू, फाइनल क्या आ जाता है, 1 माइनस 0.2 प्लस 0.25 माइनस 0.5, ये जो है ये फाइनल आ गया. सो ये कितना हो जाता है, ये कितना होता है, 1 होता है. सो जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो इनिशियल वैल्यू के बराबर है. सो व्हाट इज द नेट चेंज इन प्राइस. तो नेट चेंज कितना हो गया, नेट चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0. ओके. 1 माइनस 1 ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो नेट चेंज 0% आ रहा है. ऑलराइट. ये सिंपल है, हमने क्लास में किया था. 1 से हम 20% जो है पहले डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे. सो माइनस 0.2 आ जाएगा, फिर 25% इंक्रीज कर रहे हैं. सो 1 प्लस 0.25 आ जाएगा. ओके. सो 1 माइनस 0.2 फिर 1 प्लस 0.25. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपको जो है थोड़ा सा एप्टीट्यूड यूज करना पड़ेगा. व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस ऑफ 1 1 1 1, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर. देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, सबका 3 है, सबका यूनिट डिजिट जो है 3 है. सो जब आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 इंटू 7, सो 21 आता है. तो 2 कैरी ऑन चला जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैरी ऑन चला जाएगा. तो अब देखो सेकेंड डिजिट क्या है, एक में 7 है, सेकेंड में 8 है, उसके बाद 2 है और यहाँ पे जो है 1 है. ओके. जो सेकेंड मोस्ट डिजिट है इनका, ये वाला, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये है इनका. ओके. तो अब हम क्या है, ये 2 कैरी फॉरवर्ड गया था, तो सब में हम क्या है, +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे.
अब हम इन सब को क्या 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से। सो 7 इंटू 7 कितना आता है? 49। 49 प्लस 2 कितना होता है? 51। सो यहाँ क्या आ रहा है? वापस 1 आ रहा है। सो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ऑप्शन डी कैन बी। 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। 56 प्लस 2 कितना होता है? 58। तो ये नहीं होगा क्योंकि अब 1 नहीं आ पाएगा। 7 टू ज़ा 14। 14 प्लस 2 कितना होता है? 16। तो ये नहीं होगा। ओके, 7 वन ज़ा क्या होता है? 7। 7 प्लस 2 9 होता है, सो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन आपका जो है वो डी हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, आपको पूरा नहीं करना है, अगर आप फर्स्ट 2 डिजिट्स के लिए भी करते हैं ना। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है कि हमने ये +2 कैरी फॉरवर्ड किया क्योंकि सब में 3 था, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 21 आया। तो यूनिट डिजिट में तो 1 आ जाएगा, फिर ये 2 को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट में, और फिर जो है इनके सेकेंड डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया है फिर से 7 से। ओके, 7 इंटू 7, 8 इंटू 7, 2 इंटू 7, 1 इंटू 7, और कैरी 2 का सब मैं ऐड किया, तो यहाँ 51 आ रहा था। सो वापस से 5 जो है वो कैरी ऑन चला जाएगा। आप नेक्स्ट नंबर पे फिर देख सकते हो, जैसे यहाँ पे है 8 इंटू 7, इसका नेक्स्ट डिजिट है 8 है, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 8 है। ऑलराइट, सो 8 इंटू 7 हम कर सकते हैं, 8 इंटू 7 और +5 कैरी का है हमारे पास में। 8 इंटू 7 होता है 56 प्लस 5। ओके, 56 प्लस 5, तो ये हो जाता है हमारे पास में 61। ऑलराइट, तो 61 हो जाता है, तो वापस 1 आ रहा है और 6 जो है कैरी ऑन। तो आप ऐसे करके देख सकते हो, आंसर यही आएगा। ऑलराइट, आंसर डी होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। अगेन ये हमने क्लास में किया हुआ है। ओके, सो 7/8 ऑफ जॉब को कंप्लीट करने में उसे 21 डेज लग रहे हैं। तो ओके, 7/8 ऑफ जॉब, सो एक जॉब को कंप्लीट करने में उसको कितना दिन लगेगा? 24 डेज लगेगा। 24 डेज लगेगा। तो 1 डे में वो कितना जॉब कर रहा है? 1 डे में ही इज डूइंग 1/24 ऑफ द जॉब। 1 डे में वो 24 ऑफ द जॉब कर रहा है। ओके, 1 डे में वो 1/24 ऑफ द जॉब कर रहा है। ये वो 1 डे में कर रहा है। ऑलराइट, 1/24। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इंक्रीजेज बाय 50%? ओके, सो क्वांटम ऑफ वर्क 50% से इंक्रीज हो गया। ऑलराइट, अभी उसके पास कितना जॉब बचा है? 7/8 तो उसने कर लिया है, 1 माइनस 7/8 उसका बचा है, यानी 1/8 ऑफ द जॉब जो है उसका बचा हुआ है। 1/8 ऑफ द जॉब उसका बचा हुआ है अभी भी। ऑलराइट, और उसका वर्क जो है वो 50% से इंक्रीज हो गया है। सो 50% मोर वर्क है उसके पास। सो 50% मोर वर्क है उसके पास। सो देखो, हमने क्या किया, एक जॉब को करने में उसको 24 डेज लग रहा है। सो 50% एक्स्ट्रा जॉब को करने में उसे कितना दिन लगेगा? 12 डेज मोर लगेगा, तो 50% यानी हाफ जॉब होता है। तो 12 डेज तो इसके जो लगेंगे लगेंगे। 1/8 ऑफ द जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 जॉब को कंप्लीट करने में उसको टाइम लग रहा है, 1 जॉब को कंप्लीट करने में 24 डेज। सो 1/8 ऑफ द जॉब को कितना टाइम लगेगा? 3 डेज। तो 3 डेज जो रिमेनिंग जॉब है, और 12 डेज जो वर्क इंक्रीज हो गया, 50% जो वर्क इंक्रीज हो गया उसके लिए 12 डेज। तो यहाँ पे 3 + 12 हो जाएगा, सो दिस इज 15। सो आंसर जो है वो डी आ जाएगा, 15 डेज उसको लगेंगे। ओके, टू कंप्लीट हिज वर्क। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। half of the villagers half of villagers in certain village have their own house. ओके, अगर ये विलेज है मेरे पास में, ओके, सो इसमें जो 50% विलेजर्स हैं इनका ओन हाउस है। मैं इस डायग्राम को और बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो मुझे बड़े डायग्राम की ज़रूरत पड़ने वाली है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो यहाँ लिखा है 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टीवेट पैडी। सो 1/5 ऑफ द विलेजर जो है वो पैडी कल्टीवेट करते हैं। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। सॉरी फॉर द लैग, थोड़ा सा लैग आ रहा है। ओके, सो 1/5 ऑफ द विलेजर्स जो है वो पैडी कल्टीवेट करते हैं, ये दिया है। तो एक बार मैं इसे बना लेता हूँ थोड़ा बड़ा। तो 50% जो है उनके पास खुद का हाउस है, एंड 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टीवेट पैडी, ये पैडी कल्टीवेट करते हैं। ओके, सो इसमें से 1/5 जो है वो पैडी भी कल्टीवेट करते हैं। मैं एक छोटा डायग्राम अभी बना लेता हूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसमें से जो है 1/5, सो लेट मी चेंज द पेन कलर, 1/5 जो है वो पैडी भी कल्टीवेट कर रहे हैं। 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। सो 1/3 जो है वो लिटरेट है। सो मैं और एक छोटा सर्कल बना लेता हूँ, फिर हम जो है बड़े सर्कल में फाइनल आंसर देखेंगे। तो जो है 1/3 जो है वो क्या है? लिटरेट भी है। 1/3 आर लिटरेट। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स। ओके, सो 4/5 ऑफ द विलेजर्स जो है वो अंडर 25 ईयर्स हैं। सो 4/5 आर अंडर 25। 5 जो है ये 4/5 है। ओके, ये 4/5 है, अंडर 25।
ऑलराइट, तो अब हमें क्या है, ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टनली करेक्ट। सर्टनली करेक्ट कौन सा है, हमें ये देखना है। ओके, ऑल विलेजर्स दोज हु ओन हाउसेज आर लिटरेट। ठीक है, तो अब देखो 1/3 विलेजर्स जो है वो लिटरेट और 50% हाउस ओन करते हैं। So, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक केस वो हो सकता है कि ग्रीन कलर से हमने लिटरेट बताया, ऐसा हो सकता है कि ये जो जिनके पास हाउस नहीं है वही बस लिटरेट हो, क्योंकि 1/3 है, सो सारे के सारे ऐसे हो जाए। तो इस सर्टनली करेक्ट, तो ये तो सर्टनली करेक्ट नहीं है, जो फर्स्ट वाला है वो सर्टनली करेक्ट नहीं है। ओके, लिटरेट जो है वो इधर भी आ सकता है। ऑलराइट, सो मैं इसे रब कर देता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट। सम विलेजर्स ऑफ अंडर 25 ईयर्स एज आर लिटरेट। देखिए, आपको एक चीज पहले पता होनी चाहिए, वो ये है कि आप जब 4/5 को 1/3 ओके के साथ, सपोज इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम 4/3, 4/5 एंड 1/3, तो आपके पास आंसर कितना आता है, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, तो ये 17/15 आता है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, सो ये ग्रेटर देन 1 है जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये मैंने ऐड इसलिए किया कि ऐसा अगर मैं यहाँ पे 1/3 निकालूं भी, अगर इस सर्कल में से मैं 1/3 जो है निकालता भी हूँ, तो कुछ सेक्शन ऐसा आ ही जाएगा जो अंडर 25 का होगा। अगर मैं इसमें से 1/3 निकालूं और उसमें से मैं मैक्सिमम उनको निकाल लूं बाहर जो ओवर 25 है, पर कुछ मेरे को अगर 1/3 निकालना है, अगर मेरे को 1/3 निकालना है, तो मेरे पास क्या है, कोई चॉइस नहीं है, मेरे को थोड़े से जो है अंडर 25 लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है 4/5 प्लस 1/3 जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। अगर ये लेस देन 1 होता ना, तो एक एरिया एग्जिस्ट करता जहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जैसे कि जो फर्स्ट वाला केस था, फर्स्ट वाले केस में क्या है, 1/2 प्लस हमको क्या है 1/3, सो 1/2 प्लस 1/3 5/6 होता है, लेस देन 1 है। सो एक एरिया ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, एक एरिया यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था जहाँ पे दोनों नहीं है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेस देन 1 है। अभी भी अगर आप इन दोनों को निकाल लोगे बाहर तो लेस देन 1, पर यहाँ पे ऐसा कोई एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बी ट्रू होगा। ओके, इज सर्टेनली करेक्ट। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट। ओके, सो पैडी 1/5 करते हैं, और जो है लिटरेट कितने हैं, 1/3 है। सो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एक एक्सक्लूसिव एरिया हो सकता है, एक ऐसा एरिया हो सकता है कि पैडी अलग लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जो ये वाले हैं। ओके, जो लोग पैडी कल्टीवेट कर रहे हैं वो ये वाले हैं, और जो लिटरेट हैं वो ऊपर वाले हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो सकता है। नो विलेजर अंडर 25 ऑफ एज हैज़ हिज हाउस, ये गलत होगा, क्योंकि 4/5 ऑफ विलेज जो है वो अंडर 25 और 50% के पास जो है हाउस है। तो किसी ना किसी विलेजर के पास जो अंडर 25 है उसके पास हाउस होएगा ही, क्योंकि आप अगर इसका 4/5 भी लेते हो, ये 50% ये वाला एरिया हो गया जो हमने ब्लैक से शेड किया है। ये जब आप 4/5 लेते हो ना इसका, ब्लू कलर से सपोज, तो आप इतना एरिया ले रहे हो, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप जब इनका सम भी कर लेते हो 1/2 प्लस 4/5, तो ये ग्रेटर देन 1 आता है। और राइट, ये कितना आएगा, 5 + 8/10, तो दिस इज 13/10 आता है, ये ग्रेटर देन 1 होता है अगेन। सो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। और राइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सिंपल है ये, बस आपको क्या है, सर्कल्स बनाने और देखना है कि कौन से केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे कि कौन से केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम क्या है ना, जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे उसमें देखते हैं। ऑलराइट, सो वेरी थैंक यू फॉर दिस।